नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अनुसंधान की कक्षा में, क्योंकि आज छात्रों का एक विशेष जोड़ था कि सर नल हाइपोथेसिस के बारे में एक बार फिर से वीडियो बनाइए और संपूर्ण बताइए। तो आज मैं उसी सारे डॉट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। और अगर हम नल हाइपोथेसिस अर्थात शून्य प्राकल्पना को अगर जानेंगे, उसके पहले हमें कार्यकारी प्राकल्पना, जिसको कि हम वर्किंग हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको जानना अत्यंत आवश्यक होगा। तो इसीलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, शोध प्राकल्पना एवं शून्य प्राकल्पना, अर्थात रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर उसको वर्किंग हाइपोथेसिस कह दीजिए, एंड क्या है नल हाइपोथेसिस। इन दोनों के बारे में जितने भी आपके पास अंतर्द्वंद होंगे, जितने भी आपके पास सवालात होंगे, सारे दूर हो जाएंगे आज के बाद। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्राकल्पना होता क्या है। तो कभी भी किसी भी शोध की प्रक्रिया में हम सबसे पहले जो कुछ लेते हैं वो क्या होता है, टॉपिक। क्या होता है, टॉपिक। अब टॉपिक को हम टॉपिक न कह करके शोध की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, उसको समस्या, प्रॉब्लम। समस्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं इसको। तो जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो समस्या आने के पश्चात हम समस्या से जुड़े हुए चीज़ों को, समस्या से जुड़े हुए ग्रंथों को, समस्या से जुड़े हुए शोध ग्रंथों को, डिजर्टेशन को, शोध पत्रिकाओं को, बहुत सारे वेबसाइट होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है, या फिर गूगल बाबा आपके होते हैं, या फिर अन्य या बहुत सारे अनेकानेक लाइब्रेरी होती है, उससे अर्थात समस्या से संदर्भित जितने भी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध होते हैं या होने की राह में हमारे पास होते हैं, उन सारे ग्रंथों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, RRL। क्या नाम देते हैं, RRL, अर्थात रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, अर्थात संबंधित साहित्य की समीक्षा। संबंधित साहित्य की हम क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। किससे जुड़े हुए, तो समस्या से जुड़े हुए। तो संबंधित साहित्य की हम समीक्षा कर लिए। अब समीक्षा करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, तो कुछ तार्किक अनुमान प्राप्त होता है, कुछ तार्किक विषय प्राप्त होते हैं, कुछ अनुमान हम ज्ञात करते हैं, कुछ हमें डेटाज मिलते हैं, कुछ हमें समझने को उसके संदर्भ में मिलता है। तो जो भी हमने समीक्षा की है, जो भी हमारे पास उससे संदर्भित डाटा उपलब्ध हुए हैं, जो हमने अनुमान लगाया है, जो हमारे पास तार्किक अनुमान है, उस अनुमान के आधार पर हम एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। वो डिसीजन क्या होता है, निष्कर्ष नहीं होता है। वो क्या होता है, निष्कर्ष। ये निष्कर्ष आपका नहीं होता है। ये कौन सा निष्कर्ष होता है, पूर्व निष्कर्ष होता है। क्या होता है, ये पूर्व निष्कर्ष होता है। अर्थात हम एक पूर्व कथन करते हैं उसके आधार पर। किसके आधार पर, जो भी हमने समीक्षा की है उसके आधार पर हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं, पूर्व कथन करते हैं। उसी पूर्वानुमान, उसी पूर्व कथन, उसी पूर्व निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं, शोध प्राकल्पना कहते हैं, या रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, या वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से उसको जानते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी शोध की प्रक्रिया में जो हम किसी भी प्रकार का तार्किक अनुमान, पूर्वानुमान, संबंधित डेटा से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के पश्चात जो भी हमारे द्वारा या शोधकर्ता के द्वारा पूर्व कथन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो शोध प्राकल्पना कहते हैं। तो जब शोध प्राकल्पना कहते हैं, हम एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक जो शोधकर्ता है वो मनोविज्ञान की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि उसको मनोविज्ञान में बहुत सारा इंटरेस्ट है। अब मनोविज्ञान उसको अच्छा लगता है तो उसमें वो शोध करना चाहता है। जब शोध करना चाहता है तो उसने क्या एक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी।
जब इनसाइट थ्योरी पढ़ लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक समस्या इसी से संदर्भित ले ली। अब उन्होंने एक समस्या ले ली और उससे एक उन्होंने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश की। क्या बनाने की कोशिश की? कि सूझ के सिद्धांत से व्यक्ति भूल एवं त्रुटि के सिद्धांत की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है, ऐसा उन्होंने बना लिया। अब छोड़िए ये सिद्धांत, छोड़िए, यहाँ पर हम इसको सिद्धांत को मिटा देते हैं, यहाँ भी हम सिद्धांत को मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ ये समझ लीजिए कि सूझ से व्यक्ति भूल एवं त्रुटि की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। सूझ के सिद्धांत से किसके अपेक्षा? भूल की प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा व्यक्ति जल्दी सीख लेता है। ये उसका क्या हो जाएगा? ये रिसर्च हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसर्च हाइपोथेसिस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो डेटा उसको मिला है उस डेटा के आधार पर उन्होंने एक पूर्वानुमान, एक पूर्व कथन उन्होंने निर्धारित कर लिया। और पूर्व कथन जब निर्धारित कर लिया तो उन्होंने अपना जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, वर्किंग हाइपोथेसिस है, उसको उन्होंने बना लिया कि सूझ का जो सिद्धांत है उससे व्यक्ति क्या करता है? भूल एवं प्रयत्न का जो सिद्धांत है उसकी अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। बस सिंपल सी बात। तो इन्होंने एक पूर्वानुमान, एक पूर्व तार्किक अनुमान के आधार पर उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस बना लिया। अब ये समझिए कि कभी भी शोधकर्ता जो होता है वो इस ध्येय से अपना रिसर्च हाइपोथेसिस अर्थात शोध हाइपोथेसिस बनाता है कि हमारे द्वारा जो शोध हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया गया है वो एकदम से करेक्ट है, अर्थात आत्मविश्वास से वो अपना लबालेब रहता है कि हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। वो और हमेशा एक शोधकर्ता का ध्येय यही रहता है कि हमने जो रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर शोध परिकल्पना जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो क्या हो? एक्सेप्ट हो। तो ये ध्येय रहता है, लेकिन ऐसा कभी कभार नहीं भी होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके आधार पर क्या प्रक्रिया निकलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पर हम करते हैं। हम अपना तो कुछ उसमें देते नहीं हैं, लेकिन हाँ ध्येय जरूर रहता है एक शोधकर्ता का कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस सही हो जाए। अब हम दूसरे पर आते हैं, किस पर? जो आपका ये नल हाइपोथेसिस संबंधित जो आपकी अंतर्द्वंद्वता थी उसमें सीधी बात है, शून्य लिख दिया मैंने। शून्य का मतलब, नल का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो। तो जीरो अर्थात कहने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस हम उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अर्थात दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध में कोई भी अंतर क्या है? नहीं है। अब मान लीजिए ये 90 है और इसको हम -90 कर दें तो क्या होगा? 90 बचेगा ना? नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब मान लीजिए सपोज 100 है और हम 100 कर दें, -100 कर दें तो कितना होगा? 10 तो कम से कम बचना चाहिए, नहीं बचेगा। इसमें भी ये बड़ा वाला 0 आ जाएगा। अर्थात जब ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक चरों के बीच
कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, साक्षात समझिए, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये नल हाइपोथेसिस, जिसको कि हम शून्य प्राकल्पना के नाम से जानते हैं, वो होता है। तो यहाँ पर सीधी बात, कोई अंतर नहीं होता है। जब कोई अंतर नहीं होता है तो जब हम इसी जो हमने एक इससे पहले अभी शोध प्राकल्पना जो मेरे द्वारा बनाया गया था, उसी का हम क्या करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। क्योंकि कभी भी रिसर्च की प्रक्रिया में, जब भी हम रिसर्च की प्रक्रिया में जाते हैं और शोध प्राकल्पना बनाते हैं, तो साथ साथ में क्या करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस जरूर बना लेते हैं। हालांकि नल हाइपोथेसिस एक रिसर्चर इसलिए बनाता है कि वो भैया एक्सेप्ट ना हो, वो अस्वीकृत हो जाए, ऐसे इस दृष्टिकोण से बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है और जो बनाया गया था कि नहीं ये एक्सेप्ट हो जाए, अर्थात शोध हाइपोथेसिस जो होता है, शोध प्राकल्पना जो होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है कई बार। लेकिन ध्येय यही रहता है कि शून्य प्राकल्पना क्या हो, अस्वीकृत हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें हम एक बना सकते हैं दूसरा, ये आप लिख लीजिए, शोध प्राकल्पना। ये आपका शोध प्राकल्पना। अब हम इसको शून्य प्राकल्पना इसी का बना लेते हैं। तो क्या बना सकते हैं, नल क्या बनाएंगे, तो सूझ के सिद्धांत से व्यक्ति भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। सूझ के सिद्धांत से व्यक्ति भूल एवं सिद्धांत की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। यहाँ हमने क्या कहा था कि जल्दी सीख लेता है, यहाँ हमने क्या उल्टा कर दिया कि ऐसा नहीं है, भूल और प्रयत्न की अपेक्षा सूझ के सिद्धांत से ज़्यादा जल्दी नहीं सीखता है। अब इसको हम इसीलिए टेस्ट भी करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि अब ये बात सही है या गलत है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसके आधार पर ये हम एक जैसे मान लीजिए कि बालक एवं बालिका के उपलब्धि का अध्ययन एक समस्या है। तो बालक एवं बालिका के उपलब्धि का अध्ययन अगर हमने ले लिया, तो इसमें हम रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बना सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि बालक बालिका की बालक का बालिका की अपेक्षा उपलब्धि अधिक है। ऐसा अगर हम बना देते हैं कि बालक का बालिका की अपेक्षा उपलब्धि अधिक है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया। इसके अपोजिट हम क्या बना सकते हैं कि बालक एवं बालिका के बीच उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि बालक, यहाँ पर ये हो गया रिसर्च हाइपोथेसिस और यहाँ पर हो गया नल हाइपोथेसिस। तो बालक
का बालिका की अपेक्षा उपलब्धि हमें डाटा के आधार पर हम ऐसा बना लिए, तार्किक अनुमान के आधार पर हम ऐसा बना लिए कि बालक की उपलब्धि जो है वो बालिका से अधिक है। लेकिन जब हम नल बनाए तो बालक एवं बालिका के बीच उपलब्धि में कोई अंतर, सार्थक अंतर नहीं है। तो जब नहीं है अर्थात जीरो है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी वहाँ पर दोनों जो आपके क्या हैं चर हैं, उन दोनों दो या दो से अधिक जो जितने भी चर होते हैं उसके बीच कोई भी सार्थक अंतर नहीं होता है। तो यही आपका नल हाइपोथेसिस होता है। मुझे लगता है कि आपकी जो अंतर्द्वंद्वता होगी या फिर जो सवालात होंगे वो दूर हो गए होंगे। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।